नमस्कार दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन जो है वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे और ये है इंश्योरेंस बीमा क्षेत्र से संबंधित शब्दावली। अब अपन इसके पीछे मुख्य कारण क्या है कि अपन इस चीज की चर्चा करना यहाँ पे जो है चाहते हैं, तो इस चीज को अपन को यहाँ पे जो है वो समझना है। देखो, अभी आपने आज देखा भी होगा कि LIC AAO की जो वैकेंसी यहाँ पे अपन ने देखी थी, इस LIC AAO की वैकेंसी के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण वेटेज यहाँ पे मेंस एग्जाम जो आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया डिसाइड करेगा वो इंश्योरेंस सेक्टर है यहाँ पे। यानी इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं वो अपना की फैक्टर रहेंगे अपने सिलेक्शन का यहाँ पे। तो इन्हीं चीजों को लेकर अपन आज इंश्योरेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो उसी चीज की अपन शुरुआत करते हैं आज अपने पहले पॉइंट से, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रेट। पेनिट्रेशन मतलब शब्द का यदि अपन साधारणतया मतलब समझें तो पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि आपकी पहुंच जो है बीमा के मुख्य उत्पाद या इंश्योरेंस के मुख्य उत्पादों की पहुंच कितनी जनता तक है, कितने लोग इसके अंदर कवर हैं, कितने लोगों तक जो है वो ये इंश्योरेंस जो है वो दी जा चुकी है, कितने लोगों को। ये होती है पेनिट्रेशन रेट यहाँ पे। यदि इसको अपन टेक्निकल भाषा के अंदर समझने की कोशिश करें तो ये विद रिस्पेक्ट टू GDP कैलकुलेट की जाती है। जैसे पेनिट्रेशन रेट इंडिकेट द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इन ए कंट्री, यानी इंश्योरेंस का डेवलपमेंट कितना उस सेक्टर के अंदर है, ये अपन पेनिट्रेशन रेट के माध्यम से डिसाइड कर पाते हैं। आगे यहां पे बताया जा रहा है कि ये पेनिट्रेशन रेट जो है वो रेशियो ऑफ प्रीमियम के बारे में बता रहा है। प्रीमियम का मतलब जो अपन हर महीने कुछ LIC के अंदर पैसा जमा कराते हैं, प्रीमियम किस्त जमा कराते हैं, उसे ही प्रीमियम के तौर पर यहां पे बताया गया है। अब ये प्रीमियम कलेक्शन जो है, यहां पे अपन को इसी बात को समझना है कि जब आप प्रीमियम कलेक्शन की बात करेंगे यहां पे, तो ये जो प्रीमियम कलेक्शन है यहां पे, ये प्रीमियम कलेक्शन विद रिस्पेक्ट टू GDP कितना है। यानी सीधी बात यदि अपन करें टेक्निकल भाषा के अंदर तो ये ही जो है वो पेनिट्रेशन रेट है यहां पे। यानी आप ये चाहते हैं कि प्रीमियम कलेक्शन विद रिस्पेक्ट टू रेट जो है यदि अपन निकालें GDP के सापेक्ष तो पेनिट्रेशन रेट अपन को वहां पे मिल जाती है। Within insurance, there is a life insurance penetration which consider premium from life insurance policies only. जब आप लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे तो ये कलेक्शन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के कलेक्शन के तौर पर देखा जाएगा। यदि आप नॉन लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बात करेंगे यहां पे, तो अदर देन लाइफ इंश्योरेंस जो भी कलेक्शन हो रहा है, चाहे वो ऑटो इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो या दूसरे नॉन लाइफ कैटेगरीज हैं यहां पे, वो यदि कलेक्ट हो रहे हैं तो वो नॉन लाइफ इंश्योरेंस कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो सबसे पहली चीज तो अपन को इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की भाषा को ही यहां पे समझना था कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब एक्चुअल क्या है यहां पे। अब उसी पेनिट्रेशन को लेकर जो सबसे लेटेस्ट अपने आंकड़े हैं, जो अपन को एग्जाम की दृष्टि से समझने हैं, याद करने हैं और उन चीजों को अपन को जो है मंथन करना है कि ऐसा क्यों है कि LIC जो है वो अपनी एक नई योजना लेके आई है सरकार के माध्यम से, जिसको अपन आज डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो जनरल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बात की जाए, जनरल इंश्योरेंस का मतलब क्या हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस, ऑटो इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस है आपकी, या फायर इंश्योरेंस है, ये सारी जनरल इंश्योरेंस है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस जिनको आप बोल सकते हैं। तो जब आप इन चीजों की बात करेंगे तो ये बोल रहे हैं कि साहब जनरल इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन जो है वो भारत के अंदर 1% है, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यही पेनिट्रेशन जो है वो 4.2% है।
जब आप लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे तो पेनेट्रेशन भारत में 2.8% है। अब ये चिंताजनक विषय हो गया भारत के अंदर। क्यों हो गया? क्योंकि पहले जो पेनेट्रेशन 3% पे पहुंच गया, अब वो 2.8% पे आ गया है। इसका मतलब ये तो चिंताजनक विषय है कि भैया जो पेनेट्रेशन हमने 3% अचीव कर लिया था, वो घटकर 2.8% पे चला गया। इसका मतलब इंश्योरेंस सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा है यहां पे। ओवरऑल इंडिया जो है वो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बात करें तो ये 3.7% पे पहुंच गया, जबकि पहले 4% पे था और 4% से घटकर अब 3.7% पे चला गया। यदि आप ग्लोबल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बात करेंगे यहां पे तो ये 7% है। ग्लोबल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बात करेंगे। यदि भारतीय बाजार का मूल्यांकन किया जाए विद रेस्पेक्ट टू इंश्योरेंस मार्केट, रैंक विद रेस्पेक्ट टू इंश्योरेंस मार्केट 10th रैंक है। अब यदि इसी बात को अपन और अच्छे से समझें तो ये IRDAI का अनुमान है कि वर्ष 2026 तक, यदि आप वर्ष 2026 तक की बात करेंगे तो भारत जो है कुछ देशों को पीछे छोड़ते हुए बहुत आगे बढ़ जाएगा इंश्योरेंस मार्केट के अंदर। और यह बताया भी गया है कि एज पर द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI क्या है जो भारत के अंदर इंश्योरेंस बाजार को कंट्रोल करने का काम करती है। अब ये बोल रही है कि इंडियाज इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज प्रोजेक्टेड टू रीच $222 billion by 2026 and become the 6th largest insurance market। ये इंपॉर्टेंट चीज है। यदि आपको एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाए कि भाई IRDAI के मुताबिक 2026 तक जो है भारत किस मुकाम पे चला जाएगा, तो भारत चला जाएगा 6th लार्जेस्ट इंश्योरेंस मार्केट के ऊपर। जो अभी रैंक कितनी है इसकी 10th, और 10th से पहुंच जाएगा ये 6th पर, यानी 10th रैंक से ये पहुंचेगा 6th रैंक तक बाय 2026। और ये 222 बिलियन डॉलर के प्रोजेक्शन के माध्यम से ये पहुंच जाएगा। और जब ये इस मुकाम पे पहुंचेगा 10th रैंक से 6th रैंक पे जब जाएगा तो कुछ देशों को पीछे भी छोड़ेगा, बेशक ये बात है। तो साउथ कोरिया पीछे रह जाएगी, इटली पीछे रह जाएगा, कनाडा पीछे रह जाएगा, जर्मनी पीछे रह जाएंगे। तो ये वो देश हैं जो अभी भारत से आगे हैं, लेकिन भारत में जिस तरीके से भारत सरकार अलग अलग कदम उठा रही है, भारत सरकार के जो प्रयास किए जा रहे हैं, उन प्रयासों के माध्यम से ये बाजार 10वीं रैंक से पहुंचकर जो है वो 6th रैंक पे पहुंच जाएगा यहां पे। तो ये स्लाइड बेहद इंपॉर्टेंट है जो अपन को समझनी है यहां पे, जिसके बारे में अपन को जानकारी यहां पे लेनी है। अब अपन चलते हैं आगे वाले पॉइंट पे। इंश्योरेंस डेंसिटी की बात की जाए, यानी इंश्योरेंस का घनत्व कितना है, डेंसिटी कितनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल पर्सपेक्टिव, यानी अंतरराष्ट्रीय संदर्भ यदि देखा जाए तो भारत के अंदर इसका डेंसिटी कितना है। तो इंश्योरेंस डेंसिटी जो है विच मेजर्स पर कैपिटा प्रीमियम। पर कैपिटा प्रीमियम का मतलब होता है कि हर एक इंसान के सापेक्ष यदि अपन कैलकुलेट करें तो हर एक इंसान के रेस्पेक्ट में कितना प्रीमियम जा रहा है, वही क्या होता है, डेंसिटी होती है। तो इसी डेंसिटी को अपन यदि यहां पे समझें तो ये बोल रहा है कि वर्ष 2000 जो है 23-24 जो है उसके अंदर ये $95 रहा, जबकि पहले कितना था, $92। तो $92 से बढ़कर ये चला गया $95 के अंदर। क्या जो इंश्योरेंस डेंसिटी है वो यहां पे। However, it remains far behind the global average। जबकि आप ग्लोबल एवरेज की बात करेंगे
तो ये $889 है यहां पे। लाइफ इंश्योरेंस डेंसिटी रिमेन स्टेबल एट $70, while non-life insurance density increased 25 from $22। यानी $22 से ये पहुंच गया $25 नॉन लाइफ इंश्योरेंस, और लाइफ इंश्योरेंस वाला स्टेबल बना हुआ है 70। और यदि आप दोनों को मिला के बात करते हैं तो ये 95 पे पहुंच गया यहां पे। एडिशनली प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस आउट परफॉर्म पब्लिक सेक्टर प्लेयर्स रिकॉर्डिंग ए 15% growth in premium compared to 0.23% for public sector life insurance। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि एडिशनली यानी अतिरिक्त तौर पर जो प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस जो कंपनियां हैं वो आउट परफॉर्म कर रही हैं पब्लिक सेक्टर प्लेयर्स की तुलना में, और 15% की उनकी जो ग्रोथ रेट है प्रीमियम किसकी तुलना में, यहां पे पब्लिक सेक्टर की तुलना में, जबकि पब्लिक सेक्टर 0.23% जो है वो यहां पे रही है। तो ये बोल रहे हैं कि साहब पब्लिक सेक्टर की तुलना में प्राइवेट सेक्टर ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर अभी जब आप एफडीआई की बात करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, विदेशी निवेश की बात करेंगे, जिसके माध्यम से नई नई कंपनियां भारत में इंश्योरेंस बेचने आ रही हैं, तो ये एफडीआई अभी पहुंच गया है भारत के अंदर 74% पे। तो 74% एफडीआई हो चुकी है भारत के अंदर, तो उसके हिसाब से ये चीजें बताई गई हैं। तो डेंसिटी का मतलब आप समझ गए होंगे, मैं ये मानता हूं। डेंसिटी का मतलब आपको समझना है कि आप इस देश के नागरिक हैं और आपकी चाहे इंश्योरेंस है या नहीं है, आपकी कैलकुलेशन पर व्यक्ति के हिसाब से जो है वो कितना प्रीमियम अदा हो रहा है, वो कहलाती है यहां पे इंश्योरेंस डेंसिटी यहां पे। अब इसके बाद में अपन देखेंगे कि भारत में ये क्यों ऐसा हो रहा है कि 4% था घटकर जो है वो कम हो गया, जबकि इंश्योरेंस तो मार्केट तो बढ़ना चाहिए, तभी अपन अपने मुकाम को हासिल कर पाएंगे। जब जो टारगेट है सरकार का कि भाई 2047 तक भारत को जो है वो सभी नागरिक तक इंश्योरेंस पहुंचानी है, तो ये कैसे पहुंचेगी? ये तो तभी पहुंचेगी ना जब आप इसको थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, टैक्स कम लगाएंगे, प्रीमियम जो है वो थोड़ा सा हल्का रखेंगे, कम रखेंगे, तब आम जनता करा पाएगी, वरना आम जनता इस तक पहुंच ही नहीं बना पाएगी अपनी। तो इन चीजों के लिए एक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी का नाम जयंत सिन्हा कमेटी रहा। और जयंत सिन्हा कमेटी इसीलिए बनाई गई ताकि देश के अंदर एलआईसी की प्रीमियम या विभिन्न तरीके की इंश्योरेंस प्रीमियम पे जो 18% जीएसटी वसूला जा रहा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो 18% लग रहा है, वो नाजायज है। उससे जो है वो पेनिट्रेशन की रेट कम हो गई है, लोगों तक जो है वो पेनिट्रेशन पहुंच नहीं रहा है इंश्योरेंस कंपनीज का। तो आप कैसे जो है वो इसको जो है वो सजेस्ट करेंगे? इसके सजेशन के लिए जयंत सिन्हा कमेटी ने यह बताया कि देश के अंदर जीएसटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट पे कम किया जाना चाहिए, तभी वो चीजें आगे बढ़ेंगी। और तभी आप ये चाहते हैं कि साहब आपकी 10th रैंक से आप 6th रैंक पे चले जाएं, तो ये तो तभी पॉसिबल हो पाएगा कि आप लोगों के ऊपर टैक्स का भार कम कीजिए। एक तो जो है वो 100 रुपए की कोई इंश्योरेंस भेज रहा है, तो जो है वो जमा करा रहा है और आपको उससे 118 रुपए वसूल रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। अब ये बोल रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल से उन्होंने अपील की कि चलो आप इतना नहीं कर पाए, इसको कम नहीं कर पाए, तो एट लीस्ट कम से कम सीनियर सिटीजन लोगों पर तो दया कीजिए कि सीनियर सिटीजन लोग जो हैं उनको तो कम से कम छोड़ दीजिए, आप उनके ऊपर तो प्रीमियम टैक्स मत लगाइए प्रीमियम को लेकर, या उनको प्रमोट कीजिए। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस आज एक जो है वो सीनियर सिटीजन नहीं करा पा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा उसके ऊपर जीएसटी रोपित कर दिया जाता है, तो वो टैक्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं यहां पे। तो जयंत सिन्हा कमेटी जीएसटी जो है को कम करने या जो है वो जीएसटी से संबंधित संशोधन जो है वो एलआईसी में करने से संबंधित रही, ये आपको ध्यान रखना है। अगली इंपॉर्टेंट चीज अपनी क्या है
कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। यानी भारत जैसा बाजार आने वाले समय के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है। यानी इंश्योरेंस सेक्टर अभी भी वैक्यूम है अपने देश के अंदर, बहुत ज्यादा ग्रो करेगा अभी भी। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर यानी अपने देश का जो ढांचा है, जिसमें युवाओं की जो संख्या है, मिडिल क्लास इनकम की जो संख्या है यहां पे, वो ज्यादा है। यानी देश की 68% पॉपुलेशन जो है वो युवा है, और 55% पॉपुलेशन जो है वो 20 से 59 साल की उम्र में है, वर्किंग पॉपुलेशन है। एंड इज एस्टिमेटेड टू रीच 56%, और जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो 56% पे चली जाएगी 2025 तक जाते जाते दिसंबर में। एंड दीज पॉइंट टुवर्ड द यंग इंश्योरेबल पॉपुलेशंस इन इंडिया, और ये 56% वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो भारत में इंश्योरेंस मार्केट का टारगेट कस्टमर रहेंगे। तो एक बहुत बड़ा जो है 56 से 140 करोड़ की पॉपुलेशन में जब आप बात कर रहे हैं तो 56% बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसके अलावा ये बोल रहे हैं कि भारत में जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, वो मध्यम वर्गीय परिवारों का विस्तार भी देश में हो रहा है। 2030 तक की यदि अपन बात करें तो देश में 140 मिलियन मिडिल इनकम जो है और 21 मिलियन हाई इनकम हाउस होल्ड रहेंगे साहब। और इससे क्या होगा? इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर डिमांड बढ़ेगी देश के अंदर, तो इंश्योरेंस सेक्टर आगे बढ़ेगा यहां पे। तीसरी बात ये बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होता जा रहा है। पहले क्या होता था कि एलआईसी का कोई एजेंट जाता था घर घर, अपने जान पहचान वाले को फोन करता था, भैया इंश्योरेंस का प्रोडक्ट ले लो, इंश्योरेंस करवा लो अपनी, या रिश्तेदारों के पास जाता था, यही तरीका था। लेकिन जैसे जैसे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप सोशल मीडिया से विज्ञापन कर रहे हैं, फेसबुक से विज्ञापन कर रहे हैं, आप जो है वो policybazaar.com का इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो ये सारी चीजें वहां पे काम कर रही हैं। जैसे policybazaar.com है, जो पीबीबी पार्टनर है, या फिर जो है इंश्योरेंस टेक प्लेटफॉर्म्स है जिनके माध्यम से ऑनलाइन प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है। इवन आप देखेंगे तो पेमेंट बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो भी इंश्योरेंस बेचने लगे हैं, या विभिन्न तरीके की और जो टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स हैं वो इन प्रोडक्ट्स को जो है वो बेचने वहां पे लगे हैं। तो यहां पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का पर्सपेक्टिव आपको यही समझना है कि विभिन्न तरीके के डिजिटल प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस के माध्यम से या अन्य जो है वो टेक्निकल कोलैबोरेशंस के माध्यम से, चाहे वो इंश्योरेंस टेक कंपनियां हो, उनके माध्यम से इंश्योरेंस को बेचा जाने लगा है यहां पे। अगला जो है वो पॉइंट है अपना पॉइंट ऑफ सेल पर्सन। यानी पॉइंट ऑफ सेल पर्सन जो एजेंट्स हैं यहां पे, वो भी प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम जो है वो देश में कर रहे हैं। इन द स्पैन ऑफ लास्ट 8 years, the count of points of sale person agent has remarkably expanded to 14.48 lakh in financial year 2022 and marking a sustainable 75% growth from the previous year. तो ये कुछ आंकड़ा है जो आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट ऑफ सेल पर्सन जो है, यानी इस एजेंट कैटेगरी के जो लोग हैं वो इस सेक्टर में एक्टिव हैं और इसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का काम यहाँ पे इंश्योरेंस का कर रहे हैं भारत के अंदर। तो एक तरीके से बीमा प्रोडक्ट्स को विस्तार देने के लिए पॉइंट ऑफ सेल पर्सन एजेंट का भी यहाँ पे जो है वो भूमिका बताई गई है। इंक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल इंश्योरेंस including the uninsured rural areas and urban poor in insurance coverage is crucial to enhance insurance penetration in India. Insurance companies provide creative, affordable insurance solutions that correspond to the market. The government of India also introduced Ayushman Bharat Yojana to provide insurance of India's 10 crore poor and vulnerable families to provide coverage of 5 lakh insurance. अब यहां पे ये बोल रहे हैं कि साहब सरकार भी इसमें भागीदारी कर रही है। जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ले आए, सुरक्षा बीमा योजना ले आए,
जो है वो, इसके अलावा जो है वो फसल बीमा योजना ले आए, इसके अलावा जो है वो आयुष्मान भारत योजना ले आए, हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख रुपए तक की मिलेगी हर गरीब नागरिक को। तो ये रूरल इंश्योरेंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे वो भी विस्तार ले रहा है और गांवों तक इसको पहुंचने का जो है वो काम किया जा रहा है इसके माध्यम से। अब की टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो भारत में हो रहे हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल हो, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल हो, वाइट लेवल और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआई का इस्तेमाल हो, तो ये टेक्नोलॉजिकल जो है वो चीजें हैं जो इंश्योरेंस के मार्केट को विस्तार देने में काम कर रही हैं वर्तमान में। तो अपन को यही चीजें समझनी है कि कौन कौन सी चीजें हैं, क्यों भारत के अंदर इंश्योरेंस का मार्केट बहुत अच्छा है, आने वाला भविष्य जो इंश्योरेंस सेक्टर का है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा डेवलप होगा आने वाले समय के अंदर। तो ये चीजें यहां पे बताई गई हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि भारत में इंश्योरेंस मार्केट को आगे बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है। तो सरकार ने पिछले साल दिसंबर 2024 को एक स्पेशल इंश्योरेंस की स्कीम वो लेके आए आम जनता के लिए, और उस आम जनता के अंदर उन्होंने जो सबसे ज्यादा फोकस यहां पे रखा या जिसको एलिजिबल यहां पे उनको माना, वो महिलाएं रही। और वो योजना कौन सी रही? बीमा सखी योजना यहां पे रही। बीमा सखी योजना के माध्यम से ये लोग यहां पे फोकस कर पाए कि हमें महिलाओं को एम्पावर करना है, सशक्त करना है, मजबूत करना है। और ये बीमा जो सखी योजना है, ये भारत के अंदर जो अभियान देश ने चला रखा है, किस चीज का? फाइनेंशियल इंक्लूजन का, यानी वित्तीय समावेशन का। तो इस वित्तीय समावेशन के माध्यम से यहां पे सरकार ये चाहती है कि हर नागरिक तक बीमा के उत्पाद पहुंचाए जाएं। अब ये जब पहुंचाए जाएंगे तो किसी को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा या किसी को प्रमोट करना पड़ेगा, एनकरेज करना पड़ेगा। तो ये बीमा सखी योजना उसी से संबंधित है। अब समय समय पर सरकार विभिन्न तरीके की योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त या एम्पावर करने का काम सरकार ने किया। उसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, नमो द्रोण दीदी योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, हर घर नल के माध्यम से जल है। पहले के जमाने में औरतें जो है वो दूर कहीं कुएं पे या कहीं जो है वो जल स्रोतों के माध्यम से जल अपने घर लेके आती थी, तो उनको काफी दूरी तय करनी पड़ती थी सुबह शाम। प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट भी विशेष तौर पर महिलाओं को दिया जा रहा है। इसके अलावा मुद्रा योजना जो है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी का बेनिफिट भी यहां पे महिलाओं को दिया जा रहा है। सुकन्या समृद्धि योजना, ये भी विशेष तौर पर महिला बेनिफिट्स के लिए है, बच्चियों के लिए है। उज्ज्वला योजना, जिसमें गैस सिलेंडर का बेनिफिट यहां पे दिया जा रहा है। लखपति दीदी योजनाओं के माध्यम से स्किल डेवलप किए जा रहे हैं महिलाओं के। स्वच्छ भारत मिशन जो है उसके माध्यम से महिलाओं के लिए घरों के अंदर टॉयलेट्स का निर्माण किया गया ताकि कोई अनहोनी जो है उनके साथ नहीं हो यहां पे। तो अब अपन बात करेंगे बीमा सखी योजना को लेकर। भारत सरकार ने जिस तरीके से विभिन्न योजनाओं को महिलाओं को सशक्त करने के लिए बनाया, उसी तरीके से वित्तीय समावेशन की एक योजना बीमा सखी योजना को सरकार ने पिछले साल दिसंबर को 2024 को पानीपत हरियाणा के अंदर इस योजना को शुरू किया यहां पे। और ये योजना जो स्पॉन्सर की जा रही है वो कौन कर रहा है देश में? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कर रही है। और एक डेटा के मुताबिक भारत में एलआईसी के अंदर काम करने वाली जो महिलाएं हैं वो 28% महिलाएं हैं। और ये योजना भी विशेष तौर पर किनको ध्यान में रखकर लाई गई है? महिलाओं को लेकर ध्यान में रखकर लाई गई है। अगली जानकारी जो अपन को ध्यान रखनी है कि इस योजना के माध्यम से 2 लाख जो महिलाएं हैं यहां पे इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर काम करने वाली,
जो खास तौर पर ग्रामीण या फिर पिछड़े हुए समुदायों से है, कम्युनिटीज से है, यहां पे उन महिलाओं को इस योजना के साथ जोड़ने का काम सरकार करेगी यहां पे। और अगले 3 सालों के लिए, कब से, जब आप दिसंबर 2024 की बात कर रहे हैं, जब योजना को शुरू किया गया, उसके नेक्स्ट 3 इयर्स तक, पहले साल तो हर महिला को मिलेंगे 7-7 हजार रुपए पर महीना, दूसरे साल जो है 6-6 हजार रुपए पर महीना मिलेंगे, और तीसरे साल 5-5 हजार रुपए प्रति माह मिलेंगे। ये स्टाइपेंड है। स्टाइपेंड क्या होता है कि न्यूनतम मेहनताना होता है, मिनिमम वेजेस जिसको आप बोल सकते हैं दूसरे शब्दों के अंदर, ताकि महिलाओं को इस योजना से जुड़े रहने के लिए एक न्यूनतम प्रोत्साहन वहां पे मिल सके। अब ये उसी चीज को टेबल फॉर्म में यहां पे समझाने का प्रयास अपन कर रहे हैं यहां पे, कि पहली साल 7,000 रुपए जो अपन देख चुके हैं, दूसरी साल 6,000 रुपए प्रति माह पर मंथ है ये, ठीक है, ये भी पर मंथ है 6,000 रुपए, तीसरी साल 5,000 रुपए पर मंथ। लेकिन यहां पे एक चीज अपन को ध्यान रखनी है कि दूसरे साल जब आपको 6,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे, तो एटलीस्ट कम से कम 65% जो पॉलिसी जो आपने की है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बंद हो गई इंश्योरेंस सारी की सारी, आपने पहली साल कोई बीमा किया, LIC करके आए किसी की, और वो तो बंद हो गई सारी की सारी, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे साल 65% इंश्योरेंस जो फर्स्ट स्टाइपेंड ईयर में आपने किया है वो एक्टिव रहनी चाहिए, तभी आपको वो मेहनताना मिलेगा। और तीसरे साल 5,000 रुपए मिलेंगे जब एटलीस्ट 65% ऑफ द पॉलिसीज कंप्लीटेड इन द सेकेंड ईयर स्टाइपेंड ईयर आर इन फोर्स बाय द एंड ऑफ द रिलेवेंट मंथ। तो थर्ड स्टाइपेंड ईयर में वही सेम फॉर्मूला, 65% इंश्योरेंस वो चालू रहनी चाहिए, तब आपको तीसरे साल स्टाइपेंड मिलेगा, वो अदरवाइज नहीं मिलेगा। और जब आप इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 18 और अधिकतम आयु होनी चाहिए 70 वर्ष। यहां पे 10th क्लास आपका पास होना चाहिए। और सरकार ये सारे प्रयास इंश्योरेंस मार्केट को लेकर कर क्यों रही है, ये मैंने आपको बताया कि IRDAI का टारगेट है कि भाई हम 2026 तक जाते जाते विश्व के 6ठे सबसे बड़े मार्केट बनना चाहते हैं इंश्योरेंस के लिए। तो ये सारा काम इसीलिए किया जा रहा है। इसके अलावा कमीशन टारगेट भी है, यहां पे कमीशन भी मिलता रहेगा आपको। अब यदि यहां पे जो ज्यादा क्लैरिफाई किया जाए कि 2 इंडिविजुअल इंश्योरेंस एवरी मंथ बनाना है, 24 इंडिविजुअल्स यहां पे इन ईयर यहां पे इंश्योरेंस रहना चाहिए, वो भी एक फैक्टर है यहां पे। हेल्प्स टू ब्रिज द गैप इन इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। अब इसका मुख्य उद्देश्य यही है, सरकार यही चाहती है कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को देश के अंदर बढ़ाना, खास तौर पर ग्रामीण और जो है सेमी अर्बन एरियाज है वहां पे। अब ये चीज एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है जब आप LIC AAO का एग्जाम देने जा रहे हैं। यानी LIC AAO के एग्जाम में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इस साल 2025-26 के अंदर बीमा सखी योजना का बजट कितना है LIC का, 520 करोड़ रुपीस है, यानी 520 करोड़ रुपए है। जबकि पिछले साल जब दिसंबर से इस योजना को शुरू किया गया तो 62.36 करोड़ रुपए जो है वो इसको पे किए गए। यहां पे इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च बीमा सखी, जिसको महिला जो है करियर एजेंट MCA स्कीम के तौर पर भी देखा गया, 9 दिसंबर 2024 को पानीपत हरियाणा से यह शुरू की गई। और इस योजना को जो है 520 करोड़ रुपए इस वित्तीय वर्ष के लिए दिए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ अपन को यह ध्यान रखना है यहां पे कि 14/7/2025 तक अब तक LIC इसको 115.13 करोड़ रुपए इस पे खर्च कर चुकी है। 8% देयर आर 2,05,896 बीमा सखी इन द कंट्री, यानी भारत में काम कर रही है ये बीमा सखी अभी। तो ये चीज अपन को यहां पे ध्यान रखनी है
LIC provides opportunity to Bima Sakhi in the furtherance of their career by way of several performance based incentive. ग्रेजुएट बीमा सखी यदि कोई रहेगी, यानी किसी ने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years may participate in the recruitment process of the post of ADO, यानी LIC जो ADO की भर्ती करती है, अप्रेंटाइज डेवलपमेंट ऑफिसर, वो किसी ग्रेजुएट बीमा सखी को बनाया जा सकता है और वो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में भाग ले सकती है। यानी जो बीमा सखी यहां पे बनेगी, बीमा सखी यहां पे बनी, उसको ADO भी बनाया जा सकता है यदि उसने ग्रेजुएशन कर रखा है, और ये एलिजिबिलिटी के लिए उसको 5 साल इंतजार यहां पे करना पड़ेगा। यहां पे तो 5 साल के बाद में उसका यहां पे जो है प्रमोशन हो सकता है एज ए टर्म ऑफ ADO के तौर पर। तो ये आज अपना प्राइमरी क्लास था जिसमें अपन ने विभिन्न तरीके की जो LIC से जुड़ी हुई योजनाएं थी, उन योजनाओं में से एक योजना जो बीमा सखी योजना है उसको देखने का काम मुख्य तौर पर किया, और ये देखा कि भारत में इंश्योरेंस मार्केट की पेनिट्रेशन रेट क्या है, डेंसिटी रेट क्या है, और भारत में आने वाले समय के अंदर इंश्योरेंस मार्केट का भविष्य क्या है। क्योंकि जब तक अपन को ये पता नहीं रहेगा, मार्केट सर्वे अपन नहीं करेंगे कि क्या क्या अपने लिए एडवांटेज है, किस किस तरीके से अपन काम करेंगे, तब तक अपना उसमें कोई काम करने का अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये सारी चीजें अपन ने देखी और उसके बाद में बीमा सखी योजना के बारे में अपन ने बात की। इसके बाद में आने वाली क्लासों के अंदर अपन जो है वो LIC से जुड़े हुए महत्वपूर्ण चीजों को कवर करेंगे जो आपके LIC AA एग्जाम के अंदर काफी मददगार होंगे। उसमें अपन बात करेंगे, बीमा ट्रिनिटी की बातें की जाएंगी। बीमा ट्रिनिटी का मतलब जो 3 मुख्य पिलर्स हैं जिसके माध्यम से IRDAI बीमा व्यापार को भारत में विस्तार देने का काम कर रही है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी और LIC की बात करेंगे। बीमा फसल योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना या आयुष्मान भारत योजना है। इंश्योरेंस कितने टाइप्स की होती है, लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स क्या हैं वो अपन देखेंगे। इंश्योरेंस लोकपाल क्या होता है, जैसे बैंकिंग लोकपाल अपन पढ़ते हैं। TSI डोमेस्टिक इंश्योरेंस, जो सिस्टमैटिक इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो क्या हैं, और इसी से जुड़ी हुई बीमा व्यापार से जुड़ी हुई विभिन्न तरीके की शब्दावलियों को देखने का काम करेंगे। तो ये धीरे धीरे अपन आगामी क्लासेस, जो नेक्स्ट क्लासेस रहेंगी, उनके अंदर कवर करेंगे। यदि आप LIC AA का फॉर्म भर रहे हैं और आने वाले समय में ये चाहते हैं कि आपका मेंस एग्जाम क्रैक हो, तो आप मेरे साथ जरूर जुड़े रहें और विभिन्न जो टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, उसको धीरे धीरे फॉलो करते रहें, याद करते रहें, क्योंकि डे फर्स्ट से आपको LIC से जुड़े हुए तथ्यों के बारे में जानना रहेगा। यदि आप अपनी लॉन्ग टर्म सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेहद आवश्यक है कि आप इन वीडियो को लगातार फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करें जो इस सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, और जो बच्चे भी चाहते हैं कि वो भी LIC के अंदर सफल हों, तो उनको भी इस तरीके की वीडियो जरूर साझा करें। आप सभी विद्यार्थियों को वीडियो को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार और स्नेह यूं ही हमारे ऊपर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।